जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम इतिहास का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं और हमने सिलेबस पहले आपको डाल दिया था। अब हम इतिहास का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं और इसमें हम आपको पाषाण काल पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। इतिहास के जनक किसे कहा गया? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा गया है। इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांट लिया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। या यहाँ पर जो देखा जाए तो इसे लिखित स्रोतों के आधार पर कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में जो है लिखित स्रोत हमें प्राप्त ही नहीं हुए। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित स्रोत भी प्राप्त हुए हैं और हम उन्हें पढ़ भी सके हैं। तो ये लिखित स्रोतों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। इतिहास का जो काल विभाजन किया गया है वो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हर विद्वान ने अपने अपने हिसाब से किया, लेकिन लगभग जो भी है सभी विद्वानों का आसपास ही लगभग कालक्रम निर्धारण हुआ है। जैसे हम अगर प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल का टोटल जो काल निर्धारण किया गया ये लिया गया लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के कब तक लगभग किया गया 3000 ईसा पूर्व तक ये प्रागैतिहासिक काल का काल निर्धारण किया गया है। फिर 3000 से लगभग 3000 ईसा पूर्व से लगभग 1500 ईसा पूर्व तक काल निर्धारण किया गया है, या 1500 कहें या फिर 1000 ईसा पूर्व तक काल निर्धारण किया गया है आद्य ऐतिहासिक काल का। फिर ऐतिहासिक काल लगभग 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसे हम पाषाण काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय मानव का जीवन जो था पत्थरों पर आधारित था। मानव पत्थरों के औजारों का बहुतायत में प्रयोग करता था और पत्थरों की गुफाओं में ही वगैरह में रहता भी था। तो इसी काल से इस समय को हम पाषाण काल यानी स्टोन एज कहते हैं। पाषाण काल को हम अपनी सुविधा की दृष्टि से और पत्थरों के औजारों और जो विभिन्न अलग अलग खोजों और घटनाओं के आधार पर हम इसे 3 भाग में बांटते हैं। एक है पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है पुरापाषाण काल, एक है मध्यपाषाण काल और एक है नवपाषाण काल। इसके अतिरिक्त एक उत्तर पाषाण काल आता है, मतलब जो पाषाण काल के बाद का है उत्तर पाषाण काल। इसे हम ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय तांबे का उपयोग होने लगा था, तांबे की खोज हो गई थी। तो यहाँ पर उत्तर पाषाण काल अर्थात ताम्रपाषाण काल कहलाता है। तो पुरापाषाण काल के बारे में हम बात कर लेते हैं। पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, इंग्लिश में इसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं पुरापाषाण काल को। मध्यपाषाण काल को मीजोलिथिक एज कहते हैं। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं और उत्तर पाषाण काल को चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। तो पुरापाषाण काल में जो है, पुरापाषाण काल में मानव किस प्रकार से था? मानव खाद्य संग्राहक था, मतलब भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता था, आखेटक था। इस समय भोजन के लिए जब मानव को कुछ नहीं मिलता था तो वो शिकार करता था जानवरों का, और ये आदि मानव के रूप में मानव इधर से उधर घूमता फिरता रहता था। तो ये यायावरी जीवन इसे कहते हैं, यहाँ वहाँ घूमने के लिए यायावरी जीवन कहा जाता। तो यायावरी प्रवृत्ति का इस समय था मानव। और इस समय जो है पुरापाषाण काल में आग की खोज भी हो जाती है, तो मानव आग से परिचित होता है। किस काल में? पुरापाषाण काल में मानव आग से परिचित होता है। अब हम पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। किस किस भागों में हम पुरापाषाण काल को बांट देते हैं? पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। तो ये जो पुरापाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा गया, ये जो हथियार उस समय मानव इस्तेमाल कर रहा था, उस समय आदि मानव कहा जाएगा, उसके आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो जो पूर्व पुरापाषाण काल के जो हथियार थे वो क्रोड उपकरण यूज करता था आदि मानव, हस्त कुठार, खंडक, बिदारणी, इनका यूज करता था। मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरणों का यूज करता था। ये क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित होते थे। फलक उपकरण किस तरीके रहते थे? जैसे ये पत्थर है और इसे इसका हिस्सा काट दिया तो ये लगभग बन जाएगा किस तरह का? ये जैसे एक
पत्थर है, इसका ये हिस्सा काट दिया तो ये बन जाएगा इस तरीके का। तो ये फलक उपकरण यूज करता था उस समय। और उच्च पुरापाषाण काल में तक्षणी एवं खुरचनी यूज करता था, इस्तेमाल में लाता था जानवरों के शिकार के लिए। खुरचनी जो रहते थे जानवरों की खाल उतारने वगैरह के लिए खुरचनी का उपयोग किया जाता था। अब हम चलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जो मानव के पत्थर के हथियार थे काफ़ी छोटे हो गए थे और यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार यानी शवाधान के प्रमाण भी मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। अंतिम चरण में हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ और बागोर नामक 2 स्थान हैं। यहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ कहाँ पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि अगर ये प्रश्न आता है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो हम बताएंगे आदमगढ़ और बागोर में। लेकिन अब हम नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में सबसे बड़ा जो खोज होती है वो कृषि की खोज होती है। इसे नवपाषाण कालीन क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि कृषि की खोज से एकदम मानव का जो घुमंतु जीवन था यानी यायावरी प्रवृत्ति का जो मानव था वो आवास बनाने लगता है, उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है, स्थायी जीवन के प्रमाण हमें मिलने लगते हैं। कृषि की खोज से स्थायी जीवन के प्रमाण मिलने लगते हैं, क्योंकि कृषि की जब खोज होती है तो वहीं से मानव को ये पता चल जाता है कि यहाँ से अगर हम खेती करेंगे तो हमें दोबारा यहीं पे इतना अनाज मिल जाएगा। तो फिर वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना बंद करके उसका जीवन में स्थायित्व आ जाता है। तो कृषि की खोज एक नवपाषाण कालीन क्रांति के रूप में उभरती है। फिर कृषि की खोज के बाद से मानव के जीवन में स्थायित्व आ जाता है, तो आवास बनाकर रहने लगता है। मानव फिर सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाता है। कुत्ता जो रहता है वो दूसरे जानवरों को डराने के लिए और सबसे वफादार भी रहता है, इसलिए मानव सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाता है। इसी समय नवपाषाण काल में क्या होता है? पहिए की खोज होती है। पहिए की खोज होती है, जैसे कुम्हार का चाक होता है वो पहिए ही पे तो होता है, तो उसमें जो घड़े वगैरह बनते हैं उसके माध्यम से जब पहिए की खोज हो जाती है और तो इससे मनका यानी घड़ा भी बनने लगते हैं। तो मनका यानी घड़े की खोज हो जाती है। और घड़ा जो है क्योंकि कृषि होने लगती है तो कृषि अधिशेष बचता है, तो ये घड़े में रखने के काम आता है। तो घड़े में उस कृषि का जो अधिशेष है उसे रखा जाता है सुरक्षित करके, जिससे मानव लंबे समय तक अपने भोजन को जारी रख सके। और पहिए की खोज रहती है तो उससे किसान वो कुम्हार का चाक भी बन जाता है, और इससे जो गाड़ी रहते हैं, गाड़ी में जो पहिए लगे रहते हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोझा ढोने के लिए पहियों का इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं उत्तर पाषाण काल, यानी इसे हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल में यानी चालकोलिथिक एज, इसमें तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इस समय तांबा और पत्थर के औजार दोनों का इस्तेमाल किया जाने लगता है, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में कौन कौन सी आती है? जैसे आहार संस्कृति, जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, बनास संस्कृति, इस तरीके की ये जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं में आती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले यहाँ कुछ क्वेश्चन टाइप हैं कि मानव के द्वारा खोजी गई प्रथम धातु। ये हमने आपको पढ़ाई दिया है, मानव के द्वारा खोजी गई प्रथम धातु। अभी हमने बताया ताम्र पाषाण काल में मानव के द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु कौन थी? तांबा। फिर मानव द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार, तो मानव ने सर्वप्रथम आग की खोज की थी। ये जो हैं ये सब क्वेश्चन के रूप में आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए हमने इन्हें वन लाइनर के रूप में लिख लिया है। तो मानव द्वारा, एक बार पुनः, मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु, मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु है तांबा। मानव द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार है आग का। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर है कुत्ता। मानव द्वारा बोई गई प्रथम फसल, ये जौ और गेहूँ, ये 7000 BC में मानव ने बोई थी।
कहाँ पर इसके प्रमाण मिलते हैं? इसे मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में इसके प्रमाण मिलते हैं। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ स्थित था। लेकिन वर्तमान में जो नवीनतम खोजें हुई हैं उनके आधार पर क्या हुआ है? नवीनतम खोजों के आधार पर जो लहुरा देव है वहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो अगर जैसे आता है कोई प्रश्न आता है कि नवीनतम खोजों के आधार पर प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जिला या प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जिला, तो अगर उसमें लहुरा देव ऑप्शन है तो हम लहुरा देव ही मारेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 9000 BC से 7000 BC के बीच के हमें यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इससे पूर्व कौन थे? इससे पूर्व यही मेहरगढ़ में हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे कृषि के। तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच पाकिस्तान में स्थित है। जबकि इससे पहले जो चावल के साक्ष्य मिले थे वो मिले थे कोलढिवा में। कोलढिवा कहाँ पर पड़ता है? कोलढिवा है प्रयागराज जिले की बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर हमें कोलढिवा में लगभग 6500 BC 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में लहुरा देव दिया हो तो हम लहुरा देव ही मारेंगे। अगर लहुरा देव नहीं दिया है और पूछा गया है कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला जिला, तो हम मेहरगढ़। प्राचीनतम जो चावल के साक्ष्य वाला जिला है तो उसे माना जाएगा कोलढिवा। अगर लहुरा देव दिया है तो हम लहुरा देव को ही मारेंगे ऑप्शन में। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं में। ये शैल चित्रकला है और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में हैं। और इसकी जो खोज की थी, भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, वो की थी V.S. वांकणकर ने 1957 में। याद रखिएगा, V.S. वांकणकर द्वारा 1957 में भीमबेटका की खोज की गई थी। ये प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। यहाँ पर जो है लगभग 700 गुफाएं, 700 शिलाश्रय मिले हैं। 700 शिलाश्रय मिले हैं, जिनमें से लगभग 243 को क्रमांक दिया गया। क्रमांक दिया जाता है, क्रमांक 1, 2, 3। और उन 243 जो क्रमांक दिए गए हैं उनमें से लगभग 133 में हमें शैल चित्रकारी प्राप्त हुई है। 133 में शैल चित्रकारी हमें प्राप्त हुई है। और कौन कौन से चित्र बनाए थे वहाँ पे मानव ने? तो आदि मानव ने कहा जाएगा। तो वो बनाए थे हाथी, सांभर, हिरन और मानव चित्र। मतलब इस तरीके से बनाए थे, बहुत उस तरीके से नहीं बनाए रहते हैं। ये जैसे भाला लिए हुए इस तरीके से, ये हो गया मानव, इस तरीके के उन्होंने चित्र बनाए हुए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के जनक। प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को? क्योंकि इन्होंने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की खोज की, अन्वेषण की शुरुआत की। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। इन्होंने 1863 ईस्वी में ही मद्रास के पास एक पल्लवरम नामक स्थान है, वहाँ से पहला हैंडेक्स यानी हस्त कुठार प्राप्त किया। हस्त कुठार क्या? हाथ में पत्थर पकड़ के कुल्हाड़ी की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये हाथ हो गया और ये पत्थर पकड़ के कुल्हाड़ी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसे हस्त कुठार या हैंडेक्स कहते थे। तो इन्होंने सबसे पहले मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से हैंडेक्स प्राप्त किया और पाषाणकालीन बस्तियों की इस प्रकार इन्होंने खोज की। तो इसलिए प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। और हम अब आद्य ऐतिहासिक काल के जनक के बारे में जान लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक हैं जॉन मार्शल। याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल के जनक जॉन मार्शल हैं। प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं। और ऐतिहासिक काल के जनक हैं हेरोडोटस। इन्हीं को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी जो है, पंजाब की सोहन घाटी
जो वर्तमान में पाकिस्तान में यहाँ पर चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण किस प्रकार से, पेबुल जो होता है जो नदी में जैसे पत्थर रखा रहता है और घिस घिस के गोल हो जाता है, तो इसे कहते हैं पेबुल। और इस पत्थर को जब हम एक तरफ से काट देंगे तो इसे कहेंगे चापर, और इसे जब हम दोनों तरफ से ऐसे काट देंगे तो अब हम इसे कहेंगे, मतलब दोनों तरफ से काट देंगे तो जैसे हमने दोनों तरफ से काट दिए तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये हो गया चापिंग। और जब हम एक तरफ से काट देंगे, ये है एक तरफ से काट दिया, ये एक तरफ से मान लीजिए काट दिया, तो ये हो गया चापर। और पेबुल इस तरीके से गोल जो पत्थर पाए जाते हैं नदियों में, आपने देखा होगा गोल पत्थर पाए जाते हैं, उन्हें हम पेबुल कहते हैं। तो ये इसके जो सर्वप्रथम उपकरण प्राप्त हुए हैं पंजाब की सोहन नदी घाटी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं। अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं और बद मदुरे मद्रास के निकट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं कोपेनहेगन। एक प्रश्न आया था, ये आया हुआ था प्रश्न, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर इतिहास का त्रियुगी विभाजन किसने किया है। यह आया था यूपीपीसीएस में आया हुआ था प्रश्न, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर इतिहास का त्रियुगी विभाजन किसने किया है। तो हम बताएंगे क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन। पूरा नाम है क्रिश्चियन थॉमसन के, क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने त्रियुगी विभाजन किया कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर। इन्होंने पाषाण काल, फिर पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग बोला है। पाषाण युग बोला है पाषाण काल को, कांस्य युग बोला है जो आद्य ऐतिहासिक काल है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का इस्तेमाल होता था, तो इन्होंने कांस्य युग बोला है। और फिर लौह युग बोला है ऐतिहासिक काल को, इस समय लोहे का इस्तेमाल होता था, इसलिए इन्होंने इसे लौह युग कहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमने आपको ये पहले ही बताया, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से होता है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में प्राप्त होता है। कहाँ से, आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से है, और बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान से है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल मैदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में से बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न आ चुका है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल वो कौन सा है जहाँ से हमें बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हम बता देंगे, ये यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो हम बता देंगे मैदहा में हमें बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और सराय नहर से भी हमें अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यदि प्रश्न आता है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मैदहा और सराय नहर बोलेंगे। अगर अधिक मात्रा में, बड़ी मात्रा में पूछा जाएगा तो हम मैदहा बोलेंगे। मैदहा है यूपी के प्रतापगढ़ में। और सराय नहर को भी याद रखिएगा। मैदहा की खोज जो की थी, मैदहा में जी.आर. शर्मा ने मैदहा में पहुँचे थे, यहाँ पर उत्खनन कराया था जी.आर. शर्मा ने, और इन्होंने यहाँ पर 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। 3 क्षेत्रों का किस किस का उल्लेख किया है, जो है एक झील क्षेत्र, एक है बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र, और एक कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। तो बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र से ही हमें सर्वाधिक हड्डी सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और ये जो जी.आर. शर्मा थे, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे, इन्होंने ही यहाँ पर मैदहा में उत्खनन करवाया था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यही जो जी.आर. शर्मा थे, इन्होंने ही बेलन घाटी में भी अनुसंधान किया था, और यहाँ पूर्व पाषाण काल के लगभग 44 पुरा स्थल यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। दमदमा, ये प्रश्न आ चुका है। दमदमा की एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। प्रश्न आ चुका है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं। ये पीसीएस में ही आया है, 2016 पीसीएस में पूछा गया है
कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो हम बताएंगे दमदमा में हमें प्राप्त हुए हैं। और मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के प्रमाण हमें कहाँ मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के प्रमाण हमें मिलते हैं कहाँ पे, आदमगढ़ और बागोर में। नेक्स्ट पर चलते हैं। खैर ये भी आ चुका है, पीसीएस वगैरह में आ चुके हैं इन्हें, लेकिन फैक्ट को अलग अलग याद रखिएगा, ये किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, आपका जिसमें जीएस और जी की आदि उसमें सब पूछे जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आर हो, क्लर्क हो, स्टेनो हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ वगैरह जो भी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो, लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में जिसमें जीके और जीएस आती है तो इस तरीके के फैक्ट पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जा सकता है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए, तो हम बताएंगे दमदमा। फिर अगर पूछा गया कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं, तो हम बताएंगे आदमगढ़ और बागोर में। नेक्स्ट अगर पूछा गया कि प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, तो हम बताएंगे प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण हमें मेहरगढ़ में मिलता है। मेहरगढ़ जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, तो हमें मेहरगढ़ से सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच हमें स्थित मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से हमें पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हथनौरा। हथनौरा वो जगह है जहाँ पर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। तब हम इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो हम बताएंगे नर्मदा घाटी या नर्मदापुरम होशंगाबाद से में एक जगह है हथनौरा, वहाँ से हमें भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम मानव का साक्ष्य, भारत में प्रथम मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो हम बताएंगे नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थान पर, नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थान पर हमें भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल के, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला हमें कहाँ से प्राप्त हुई। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला हमें भीमबेटका से प्राप्त हुई और ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला हमें भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं और भीमबेटका जो है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला फैक्ट है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है ये एक नवपाषाणकालीन स्थल है, याद रखिएगा। बुर्ज होम एक नवपाषाणकालीन स्थल है। ये श्रीनगर के निकट है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के निकट बुर्ज होम में। बुर्ज होम में क्या हमें मिलता है, बुर्ज होम में हमें मिलते हैं गर्तावास, यानी गड्ढे बनाए गए थे, उनके ऊपर झोपड़ी नुमा बना के गर्तावास बनाए गए थे। उसके बाद दूसरा हमें यहाँ पर प्रमाण मिलता है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण भी हमें यहाँ पर मिलता है। किसके, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी हमें प्रमाण यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर। संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर में हमें राख के टीले प्राप्त होते हैं। राख के टीले हमें प्राप्त होते हैं कहाँ कहाँ से, ये प्रश्न पूछा गया है कि हम राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए, तो ऑप्शन में संगनकल्लू, पिकलीहल, उतनूर और एक और कोई दे देगा, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये जो संगनकल्लू है, संगनकल्लू कर्नाटक के वेल्लोरी, कर्नाटक के वेल्लारी जनपद में, कर्नाटक के वेल्लारी जनपद में ये संगनकल्लू मिलता है और उतनूर और पिकलीहल के साथ साथ यहाँ पर भी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और ये जो राख के टीले हैं नवपाषाण कालीन, क्योंकि ये नवपाषाण काल का स्थल है, इसलिए ये जो राख के टीले नवपाषाण कालीन जो पशुपालक थे उनके मौसमी शिविरों के जिले अवशेष हैं। मतलब जैसे
जब कोई जानवर पालते हैं तो एक साथ फिर उसको राख के ढेर को एक साथ गोबर के ढेर को बना देते हैं, फिर उसमें जब वो लोग वहाँ से छोड़ के जाते थे तो उस पूरे ढेर को जला देते थे, तो उसी के हमें राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? संगनकल्लू, पिकलीहर और उतनूर से। नेक्स्ट पर चलते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव अस्थिपंजर का सर्वप्रथम हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। किसका साक्ष्य प्राप्त होता है? मध्य पाषाण काल में मानव अस्थिपंजर का हमें सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोहंदा नाला क्षेत्र। लोहंदा नाला क्षेत्र जो है, बेलन घाटी से हमें हड्डी द्वारा निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। किससे? हड्डी द्वारा निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा हमें लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से प्राप्त होती है। अगर पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड्डी द्वारा निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई, तो हम बताएंगे लोहंदा नाला क्षेत्र से प्राप्त हुई, जो बेलन घाटी में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान से। मतलब जैसे अगर हमें दफनाना होता था किसी मृतक को पहले, तो इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लाके रख दिया जाता था। ये पत्थर हो गया और ये दफनाया गया है, तो ये बृहत पाषाण स्मारक हैं, मृतकों को दफनाने के स्थान से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ। गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में, और ये कैसे हुआ? बीबी लाल नामक एक शख्स थे, बीबी लाल, याद रखिएगा। बीबी लाल ने सर्वप्रथम 1951 में हस्तिनापुर से एक क्या प्राप्त करते हैं? वो गैरिक मृदभांड प्राप्त करते हैं। गैरिक मृदभांड प्राप्त करते हैं, तो जो बीबी लाल हैं वहीं इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, वहीं इसका नामकरण कर दिया जाता है। कहाँ पे? हस्तिनापुर में। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसे याद रखिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, फिर अनाज। ठीक है, जौ और अनाज मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। सबसे पहले जौ सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था, उसके बाद तुरंत अनाज आ जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये हमने आपको बताया था। भारतीय उपमहाद्वीप अगर पूछा जाए तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं लहुरा देव से मिले हैं। लहुरा देव में क्या मिला है? 9000 BC से लेके 7000 BC तक की अवधि जो है, वहाँ पे हमें लहुरा देव में इसमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब फिर इससे पूर्व जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते थे, वो मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान से मिलते थे। वो मिलते थे लगभग 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले थे। और जबकि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे कोल्डिवा प्रयागराज की बेलन घाटी में स्थित लगभग 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य हमें यहाँ पर मिलते हैं। चावल की भूसी के साक्ष्य हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लहुरा देव में जो हमें मिला है, लहुरा देव में हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक एज। ये स्पेलिंग चालकोलिथिक, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग ये है। तो इसे अगर एच साइलेंट कर लें तो कैलकोलिथिक हो जाएगा, और एच साइलेंट ना करेंगे तो चालकोलिथिक हो जाएगा। तो ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है चालकोलिथिक। नेक्स्ट पर चलते हैं। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर गुफाओं में
यहाँ पर गुफाओं में शैलचित्र उकेरे गए हैं। और इसकी जो खोज की थी भीमबेटका की गुफाओं की, ये की थी वीएस वाकंकर ने। किसने की थी? फिर से एक बार नाम देखिए, वीएस वाकंकर ने सर्वप्रथम भीमबेटका के प्रागैतिहासिक गुफाओं के शैलचित्रों को खोजा है। और ये जो है भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पर चलते हैं, गुफ कराल। गुफ कराल क्या होता है? कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल। गुफ कराल जो होता है कश्मीर में स्थित एक नवपाषाण कालिक स्थल होता है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार अथवा कुलाल अथवा कुम्हार की अर्थात कुम्हार की गुफा। गुफ कराल जो है कश्मीर में स्थित है, एक नवपाषाण कालिक स्थल है। याद रखिएगा, कश्मीर में स्थित है और एक नवपाषाण कालिक स्थल है। तो जो है गुफ कराल का अर्थ हो जाएगा कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। गुफ कराल में हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? गुफ कराल में हमें कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो हम याद रखेंगे लेखिया से। लेखिया से हमें विंध्य क्षेत्र में जो शिलाश्रय है उससे सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। किससे? लेखिया से। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। किसमें? भोपाल विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के लेखिया जो शिलाश्रय है उससे हमें सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अब हम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है कहाँ पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नाम कर लिया गया। तो मानव संग्रहालय जो है भोपाल में, नाम हालांकि बदल गया है, पहले था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, अब हो गया है प्रथम महिला प्रधानमंत्री के नाम पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसका नाम हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और आद्य ऐतिहासिक काल का कहते हैं जॉन मार्शल को। और जो ऐतिहासिक काल का जनक कहते हैं हेरोडोटस को। ऐतिहासिक काल के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं आपके प्रागैतिहासिक काल के जनक, जॉन मार्शल हैं आपके आद्य ऐतिहासिक काल के जनक, और हेरोडोटस हैं आपके ऐतिहासिक काल के जनक। तो अब हम आगे चलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसका संलग्न कार्यालय है? मतलब किसके अधीनस्थ ये काम करता है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अंतर्गत, किस कार्यालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अब हम जानते हैं 1861 पुरातत्व सर्वेक्षण, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, हमने अभी बताया आपको संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो 1861 में भारतीय पुरातत्व के जनक, हमने आपको अभी बताया कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है? वो हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। आद्य ऐतिहासिक काल के हैं जॉन मार्शल। तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारत में पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किए गए। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है भारत में पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किए गए। नेक्स्ट पर चलते हैं 1863। इसी के 2 साल बाद क्या होता है?
भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हो जाता है किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रूप में इसका गठन होता है। पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। फिर 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। किसने खोज की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन बस्तियों की खोज की थी, इसलिए इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण जो है सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हुआ है। किसके रूप में? सरकार के एक विभाग के रूप में पुरातत्व सर्वेक्षण गठित हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय, जब लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया? लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में, जिस समय लॉर्ड कर्जन यहाँ के वायसराय थे, उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण को केंद्रीकृत करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया और जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया है। याद रखिएगा, जॉन मार्शल को यहाँ का प्रथम महानिदेशक बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति या ताम्रपाषाण काल, इसे कैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। ताम्रपाषाण काल क्या होता है? ताम्रपाषाण काल जो होता है तांबे और पत्थर के प्रयोग की अवस्था है ताम्रपाषाण काल। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विस्तार। जो ताम्रपाषाणिक बस्तियां हैं उनका विस्तार बताया गया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हमें कौन सा मिलता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास घाटी होने के कारण बनास संस्कृति को यहाँ पर कर दिया गया है। बनास घाटी के कारण बनास संस्कृति को कर दिया गया है, बनास संस्कृति नामकरण कर दिया गया। फिर से एक बार देखते हैं। प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विस्तार। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास घाटी में होने के कारण इसका नामकरण क्या किया गया है? बनास घाटी इसका नामकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुरातत्व स्थल से ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हमें सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। बनास घाटी में होने के कारण ये बनास संस्कृति कहलाई। और उसके बाद इस जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पुरा स्थल हैं उनको प्रमुख स्थल योग। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास घाटी होने के कारण, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बनास घाटी होने के कारण ऐसे बनास संस्कृति इसका नामकरण किया गया। तो बनास संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख जो स्थल हैं वो हैं, प्रमुख स्थल है अहाड़। दूसरे स्थल हैं एक बार फिर से रिवाइज करते, ताम्रपाषाण काल से फिर से रिवाइज करते। ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति को हम कहेंगे कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक एज। और इसके जो प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विस्तार हमें मिलता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पे बनास घाटी में होने के कारण इसका नाम बनास संस्कृति कर दिया जाता है। और इसके जो प्रमुख पुरास्थल है, प्रमुख पुरास्थल मिलते हैं अल्हड़ में। प्राचीन और आधुनिक नाम अल्हड़, प्राचीन नाम इसका अल्हड़ नहीं अहाड़ है। तो प्रमुख पुरास्थल जो हमें यहाँ पे मिले हैं ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के, तो वो है अहाड़। अहाड़ जो है नया नाम है
किसका है? ताम्रवती का नाम। ताम्रवती का नाम नया नाम अहाड़ है। ताम्रवती जो नाम कहा गया है वो तांबे की अत्यधिक खोज के कारण ताम्रवती नाम दिया गया वहाँ पे, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो है तांबा उपलब्ध है, इसलिए इसे अहाड़ नाम दिया गया है ताम्रवती से बदल के। ऐसे ताम्रवती नाम तांबे की प्रचुरता के कारण, और अहाड़ इन्होंने किस वजह से बदला ये नहीं पता। उसके बाद आता है बागोर। ये बागोर वही है जहाँ पर मध्यकाल के अंतिम चरण में पशुपालन के अवशेष मिलते हैं, तो देखते हैं। और फिर बालाथल। बालाथल भी एक बार फिर से देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल कैलकोलिथिक या चाल्कोलिथिक कल्चर कहलाता है। तांबे और पत्थर के प्रयोग की अवस्था होती है, और यहाँ पर प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों की खोज हुई है, जहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास घाटी में होने के कारण ये इसका नामकरण बनास घाटी कर दिया गया। और प्रमुख प्रवास स्थल है अहाड़। अहाड़ जो है इसका प्राचीन नाम ताम्रवती है। यहाँ तांबे की प्रचुरता के कारण इसका नाम ताम्रवती रहा। बागोर, ये वही बागोर है जहाँ पर मध्यकाल के अंतिम चरण में हमें मध्यकाल के अंतिम चरण में हमें पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, बागोर और आदमगढ़ से। नेक्स्ट पर चलते हैं बालाथल और ओजियाना। बालाथल और ओजियाना जो प्रमुख स्थल हैं वो 4 दीवारी युक्त घर भी हैं, और ये दोनों प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके अलावा प्रमुख पुरा स्थल कौन कौन से? अहाड़, बागोर, बालाथल, ओजियाना और गिलोंद। तो अहाड़ जो है, अहाड़ का प्राचीन नाम जो है ताम्रवती। यहाँ पे तांबे की प्रचुरता के कारण ताम्रवती कहा जाता है। और फिर आता है बागोर। बागोर है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं अंतिम चरण में। फिर है बालाथल और ओजियाना, यहाँ 4 दीवारी युक्त घर के प्रमाण मिलते हैं। गिलोंद जो है 4 दीवारी युक्त घर के साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी की इमारत का साक्ष्य तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, और कहीं कहीं पकी ईंटों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हमें कुछ ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ मिलती हैं? हमें मिलती हैं मालवा, कायथा, ऐरण और नौदा टोली। कौन कौन सी? एक बार पश्चिमी मध्य क्षेत्र में जो हमें स्थल मिले हैं वो है मालवा, कायथा, ऐरण और नौदा टोली। तो हम बताते हैं मालवा जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश का ज़िला है, इसमें हम बताते हैं कि मालवा में हमें चरखे और तकलियाँ के साक्ष्य मिलते हैं। चरखे और तकलियाँ के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब बुनाई का यहाँ पर कार्य होता था। नेक्स्ट पर चलते हैं कायथा। यहाँ पर बकरियाँ, यहाँ पर जो है चरखे और तकलियाँ मिला है। और कायथा संस्कृति, इसके बाद आती है कायथा संस्कृति और ऐरण संस्कृति। यहाँ पर किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। नौदा टोली जो खरगोन ज़िले में स्थित है, खरगोन ज़िले में स्थित है मध्य प्रदेश के। और HD सांकलिया ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? नौदा टोली की खोज इन्होंने की थी। चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे हरिपुर में चौकोर और वृत्तापुर के साक्ष्य मिलते हैं। चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? नौदा टोली से। एक बार फिर से देख लेते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश से हमें मालवा, कायथा, ऐरण और नौदा टोली से हमें साक्ष्य मिलते हैं। किसके? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के। मालवा में है चरखे और तकलियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कायथा में बस्तियों की किलाबंदी है, और किलाबंदी यहाँ पर भी है ऐरण में। और जो बिदो नहीं, ये नौदा टोली है। और नौदा टोली में हमें नौदा टोली है वो खरगोन ज़िले में स्थित है, और इसका उत्खनन किसने करा है? HD सांकलिया ने कराया है। HD सांकलिया भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब चौकोर
एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र के अहमदनगर और अहमदाबाद और पुणे पश्चिमी महाराष्ट्र के जो दो ज़िले हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र के जो 2 ज़िले हैं, उन दोनों ज़िलों को ताम्रपाषाणकालीन स्थल के जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति चल रही है उसे जोरवे संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो हम एक बार फिर से पश्चिमी महाराष्ट्र का देख लेते हैं। अहमदनगर ज़िला आएगा पश्चिमी महाराष्ट्र में और पुणे ज़िला आएगा। और ये जो दोनों ज़िला हैं, ये दोनों ज़िले सभी ताम्रपाषाणकालीन स्थल जोरवे संस्कृति से जुड़े हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। और ये जो अहमदनगर ज़िला है ये जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, तो जोरवे नेशामा, दैमाबाद, नेवासा में हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। कहे के साक्ष्य मिलते हैं, नेवासा में हमें पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। और अब हम दैमाबाद के बारे में बात करेंगे। दैमाबाद अब तक ज्ञात 2000 दैमाबाद के बारे में बात करते हैं कि अब तक ज्ञात 2000 जोड़े स्थलों में से हमें 20 हेक्टेयर सबसे पसंद आया। ये 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट पर चलते हैं पुणे ज़िला में हमें मिले हैं। पुणे ज़िले में क्या रहता है? प्रकाश, नासिक, इनामगांव, चंदौली और सोना गांव। और जो इनाम गांव है, इनाम गांव से हमें 5 कमरों वाला एक मकान मिलता है। कहाँ पर? 5 कमरों वाला एक मकान मिलता है। माता देवी की प्रतिमा मिलती है तथा किले बंदे एवं खाई से घिरे हुए थे मकान। आगे चलते हैं इसके, फिर आते हैं पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में जो हमें ताम्रपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए वो है चिरांद कहाँ है? सारण जिला बिहार में चिरांद पड़ता है। पांडु राजा ढिबी, ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से स्थित है। जो स्थल है पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से स्थित है। फिर आता है महेश दल भी पूर्वी भारत में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं अन्य स्थल जो है कुछ और हैं बिहार में घूमने लायक। बिहार में घूमने लायक नहीं, जो बिहार में ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों की खोज हुई थी उनका रिलेशन है इसके साथ। तो जो बिहार में जो कौन से ताम्रपाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं? बिहार, सेनुआर, सोनपुर तथा ताराडीह में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं खैराडीह और नरहन में। याद रखिएगा, खैराडीह और नरहन में पाया गया है अन्य स्थलों का। तो हम अब देखते हैं इसके आगे का, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में हम पढ़ रहे थे प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों की विस्तार। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत और अन्य स्थल के रूप में इन्हें बांटा गया है। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम आपको बता ही चुके हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो हम लहुरा देव करेंगे। अगर लहुरा देव नहीं है तब हम मेहरगढ़ मारेंगे। और लहुरा देव ने अभी नवीनतम जो खोज हुई है उसके आधार पर लहुरा देव में जो हमें चावल प्राप्त हुआ उसका जो है
900 BC से लेकर 900 BC ले रहे हैं, 900 BC से ले रहे हैं। इसके आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर लहुरा देव दिया हो ऑप्शन में और ये पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो हम बताएंगे लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पर है? संत कबीरनगर, उत्तर प्रदेश में। इसका जो साक्ष्य मिले हैं 9000 ईसा पूर्व से लेके 7000 ईसा पूर्व के बीच के मिले हैं। और यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। और इससे पूर्व हमने बताया कि मेहरगढ़ था और चावल के मामले में कोल्डीवा था। लेकिन अब दोनों जगह प्राचीनतम कृषि साक्ष्यों के आधार पर कबीरनगर बड़ा जिला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चीन के यांगत्सी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 BC में चावल उगाया गया था। तो याद रखिएगा, लगभग 7000 BC में चांग की ईत्सी नदी घाटी में क्या उगाया गया? चावल उगाया गया। चीन के यांगत्सी घाटी में लगभग 7000 BC चावल उगाया गया। मक्का को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैक्सिको ने मक्का की सर्वप्रथम प्रयोग किया नहीं। तो अब हम ये फैक्ट आ जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि जो चीन के यांगत्सी नदी घाटी क्षेत्र है उसमें किस काल में हमें चावल के जो अवशेष हैं या साक्ष्य हैं वो मिले हैं। तो हम बता देंगे 7000 BC, मतलब 7000 ईसा पूर्व में चावल के जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में बात की गई है। अब हम जानते हैं मक्का का उसे क्या कहते हैं? उत्पादन। मक्का का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था, सर्वप्रथम उत्पादन मैक्सिको में किया गया था। याद रखिएगा, मैक्सिको में मक्का का सर्वप्रथम उत्पादन किया गया। इसके बाद आते हैं मक्का के बाद बाजरा का चीन में उत्पादन हुआ। बाजरा का चीन में उत्पादन हुआ। इसके बाद एक सोरगम भी एक विशेष प्रकार की घास होती है जिसकी पूर्वी अफ्रीका में काफ़ी डिमांड है। और पूर्वी अफ्रीका में ही सर्वप्रथम सोरगम की खेती हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। राई जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया में राई के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। राई के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। और जई के उत्पादन का प्रमाण मिलता है यूरोप में। नवपाषाणकालीन युगीन जो स्थल हैं उसमें दक्षिण भारत में, तो जो नवपाषाणकालीन स्थल है वो दक्षिण भारत में जो थे वो समाधान के लिए बृहद पाषाण स्मारकों का उपयोग किए जाते हैं। हमने आपको बताया था इस तरीके से इंसान और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर ला के रख दिए जाते थे। इस प्रकार वो जो मृतकों को दफनाने इसकी प्रथा का पालन करते थे। अब हम राख के टीले के बारे में बात करें कि राख का टीला कहाँ प्राप्त होता था। राख का टीला जो हमें प्राप्त हुआ है संगनकल्लू, पिकलिहर और उतनूर में प्राप्त हुआ है। संगनकल्लू, पिकलिहर और उतनूर में प्राप्त हुआ है। संगनकल्लू कहाँ पर? संगनकल्लू कर्नाटक के जिवानी जिले में लगभग जिलों में। तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन देते हैं, राख के टीले कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? राख के टीले हमें मिले हैं कहाँ से? संगनकल्लू से। संगनकल्लू के बाद हमें पिकलिहल से, पिकलिहल के बाद उतनूर से। संगनकल्लू कहाँ पे? संगनकल्लू कर्नाटक के बेल्लारी जनपद में स्थित है संगनकल्लू। नेक्स्ट पर चलते हैं। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, चंदौली, इनाम गांव में मृतकों को
अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घर के फर्श के नीचे ही दफना दिया जाता था। तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति है, जिसे हम जौरवे संस्कृति कहते हैं, इसके निवासा देमाबाद चंदौली इनाम गांव में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घरों के फर्श के नीचे दफना दिया जाता था। अब हम ये जान लेते हैं जौरवे संस्कृति का कालक्रम क्या है। जौरवे संस्कृति 1400 BC से लेकर 700 BC के रूप में, जौरवे संस्कृति का कालक्रम जो है 1400 BC से लेकर 700 BC तक। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान भी मिले हैं। तो याद रखिएगा, जो आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था थी उस समय इनाम गांव में चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टियों के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान भी मिले हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कायथा संस्कृति। कायथा के एक घर में 28 कंगन और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। कायथा के एक घर में 28 कंगन और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन, ये एक प्रश्न है इसमें, क्योंकि ये प्रश्न हमने इसलिए इसमें शामिल किया गया है क्योंकि इसमें स्थित जो चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर जो स्थल हैं, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, तो इसको हमने इसमें शामिल कर लिया है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ये जो क्वेश्चन आया था, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसे हम आईएएस के एग्ज़ाम कहते हैं, उसके 2021 के पेपर में आया था, प्री के पेपर में। तो हम शुरू करते हैं। ऐतिहासिक स्थान और ख्याति कारण, इसमें हमें बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। बुर्ज होम के सामने शैलकृत देव मंदिर है, चंद्रकेतुगढ़ के सामने टेराकोटा कला है और गणेश्वर के सामने ताम्र कलाकृतियाँ हैं। तो बुर्ज होम के बारे में हम जानते हैं कि बुर्ज होम में हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, गर्तावास के, और कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ पर है? श्रीनगर के निकट स्थित है। श्रीनगर खुद एक आज केंद्र शासित प्रदेश है। और जो दूसरा नंबर है चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल से हैं और ये विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? चंद्रकेतुगढ़ विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और यहाँ पर टेराकोटा कला के बारे में भी बात होती है चंद्रकेतुगढ़ में, तो ये तो सही हो जाएगा। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। इसके बाद तीसरा गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृतियों की वजह से फेमस है। गणेश्वर जो है एक ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। इसकी खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और हमें यहाँ से गणेश्वर से हमें क्या मिलते हैं? ताम्र बाणाग्र, मतलब तांबे के बाण का अगला हिस्सा हमें प्राप्त होता है। और मछली पकड़ने के लिए जो कांटा, जिसे हम बंसी कहते हैं, वो भी हमें प्राप्त होता है। तो ये पहला गलत था, दूसरा सही, तीसरा सही। तो हमारा इसमें 2 सही हो जाएंगे, तो लास्ट के 2 सही हो जाते हैं, 2 और 3। तो दोस्तों आज का जो इतिहास का पहला लेक्चर है हम यहीं पे पूरा करते हैं। इसके बाद हम दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे और इतना लेट नहीं डाला करेंगे, आपको रोज़ जल्दी ही इससे पहले डाल दिया करेंगे। और आज अभी आपको काफ़ी इसमें लेक्चर में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि बीच में शायद रुक के रिकॉर्ड हुआ है ये, तो हम उसकी भी जो है इस दुविधा को भी हम दूर कर लेंगे, इस परेशानी को भी दूर कर लेंगे और अच्छे से हम दूसरा जो लेक्चर है, लेक्चर 2 जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और जो भी दोस्त इतिहास यानी हिस्ट्री की तैयारी कर रहा हो, जो भी जीके वगैरह की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो, CHSL की तैयारी कर रहा हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल
कहीं के भी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा जिसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। इसके अलावा हाई कोर्ट के आरओ, आरओ, यूपी की जिन भी एग्ज़ामों की, यूपी टेट और सुपर टेट, इन सब की भी जहाँ पे भी तैयारी कर रहा हूँ, उन सभी के लिए ये जो लेक्चर है ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। हमने एक लेक्चर में पूरे पाषाण काल को कवर अप करने की कोशिश की है। जो भी प्रश्न छूट गए होंगे उन्हें हम अलग से क्विज कराएंगे पाषाण काल का, तो उसमें हम कवर कर लेंगे पूरे। तो दोस्तों अब कल आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।